की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन लगातार चल रहा है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर दरअसल सैनी समाज की तरफ से धरना दिया जा रहा है। सैनी समाज के लोग नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हुए हैं। इस बीच अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई। आज रात आपको बताएं कि 12 बजे तक इंटरनेट को बंद किया गया है। कौन कौन से वो इलाके जहां आज भी इंटरनेट बंद रहेगा? नदबई, बैर, भूसावर ये क्षेत्र जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। इस बीच प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच बातचीत हालांकि देर रात हुई थी और आज फिर माना जा रहा है कि बातचीत होगी। खबर यह भी कि थोड़ी देर में पदाधिकारियों की रिहाई हो जाएगी, जिसकी मांग लगातार आंदोलनकारी कर रहे थे। धरना स्थल पर पदाधिकारी जो है वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे रिहा होने के बाद। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, चूंकि खबर यह है कि कुछ ही देर में पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं रिहा होने के बाद, कितना वक्त लगेगा रिहाई में और क्या अब ये माना जाए जब रिहाई हो जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, नेशनल हाईवे को खोल दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मनु, लग रहा है कि ये जो गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आंदोलनकारियों द्वारा लगातार जो पदाधिकारी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी और अब कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। कुछ देर बाद पदाधिकारियों की रिहाई हो जाएगी और पदाधिकारी रिहा होकर के पहले आंदोलन स्थल पहुंचेंगे, आंदोलनकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो आगे की रणनीति है सैनी समाज द्वारा वो बनाई जाएगी। ठीक सामने देखिए ये जो पंडाल लगा हुआ है, टेंट जिसपे ज्योतिराव फुले का जो है झंडा लगा हुआ है और लोग वहां पर बैठे हुए हैं। हाईवे को जाम कर रखा है, पत्थर और झाड़ी डाल करके हाईवे को जाम हुआ है और लगातार लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यानी कि 21 अप्रैल को शाम के वक्त इन्होंने हाईवे को जाम किया था, तब से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ आंदोलन के अलग अलग जो लोग हैं वो प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन स्थल पर जो लोगों को संबोधित कर रही है, इस आंदोलन को पूरा लीड कर रही है, वो है अंजलि सैनी। उनसे हम बात करेंगे कि आज क्या गतिरोध समाप्त होने वाला है, क्योंकि पदाधिकारियों की रिहाई की मांग की जा रही थी, अब वो भी हो गई है। कुछ देर बाद पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। पहले जो हमारी मांगे थी, ऐसा आश्वासन मिला है कि वो हमारी मांगे पूरी होने वाली है, लेकिन जब तक मुरारी लाल जी यहाँ नहीं आते हैं तब तक ये आंदोलन सुचारू रूप से चालू है और मुरारी लाल जी यहाँ आ जाएंगे, उनका जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, बाबूलाल सैनी हैं, आप जयपुर से आए हो यहाँ शामिल होने के लिए, क्या लग रहा है आंदोलन जो है आज समाप्त हो जाएगा और क्या क्या मांग है? पदाधिकारी तो अब रिहा हो जाएंगे। तो पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे, मुरारी लाल जी जो हमारे समाज के नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो जो डिसीजन लेंगे उस हिसाब से होगा जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है दीपक, ये लोग कह रहे हैं कि रणनीति बाद में बनाई जाएगी जब मुरारी लाल उनके नेता पहुंच जाएंगे रिहाई के बाद। जरा पूछिए, चूंकि मुख्यमंत्री अभी अभी खुद ये भरोसा दे रहे थे कि आप लोग से हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन हाईवे कम से कम खोल दीजिए। जाम हाईवे करना ये कोई समाधान नहीं है, तो क्या कम से कम ये उम्मीद करें इन आंदोलनकारियों से कि नेशनल हाईवे अब खुल जाएगा जो पिछले 3 दिन से बंद पड़ा है? देखिए, बिल्कुल कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से दूरभाष पर बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि आपकी जो मांग है उस पर बैठ करके बातचीत की जाएगी। हाईवे जाम करना कोई समाधान नहीं है। इनसे कहा था कि आप एक मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपिए और उसके बाद जो आपके पदाधिकारी हैं उनकी रिहाई की जाएगी और ऐसा ही हुआ। देर शाम को एक प्रतिनिधिमंडल भरतपुर पहुंचा और जिला कलेक्टर को मांग पत्र जो है इनका वो सौंपा और उसके बाद करीब रात 2 बजे तक जो है प्रशासनिक अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच में वार्ता चली और उसके बाद आज सुबह पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई और पदाधिकारियों की रिहाई की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की गई। अब कुछ देर बाद महिलाएं चूंकि पूरी तरह से इस आंदोलन को संभाली हुई है, महिला है जी, उनसे पूछिए कि क्या इतना हम उम्मीद करें नेशनल हाईवे खुलने जा रहा है आज? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल आपसे अपील की थी कि बैठ करके बातचीत करेंगे, तो आज लग रहा है कि नेशनल हाईवे खाली हो जाएगा आज? नहीं, अभी हम इसका ये नहीं कह सकते कि नेशनल हाईवे आज खाली हो जाएगा। माननीय मुरारी लाल जी यहाँ पहुंचेंगे, उनका जो आदेश होगा, मैं बार बार यही कह रही हूँ, उनका जो आदेश होगा सर्वमान्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके वार्ता करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठ करके, क्योंकि किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन किया जाता है उसका सॉल्यूशन वार्ता से ही निकलता है, तो मुरारी लाल जी यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, तो उन्होंने तो ये कहा है कि मुरारी लाल जी रिहा के आंदोलन के बीच पहुंचेंगे, फिर वो जयपुर जाएंगे वार्ता के लिए। तो आपसे मुरारी लाल जी यहाँ पर क्या बातचीत होंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ पे आज जो है ये पूरा गतिरोध जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या ये उम्मीद आपको दिख रही है? क्या जो सकारात्मक परिणाम होंगे उसका वो आगे देखा जाएगा गतिरोध को देख करके। देखिए मनु, और भी है हमारे साथ जो लगातार इस आंदोलन में बनी हुई है। कहा जाए आप लगातार इस आंदोलन को लीड कर रही है, लगातार लोगों को संबोधित कर रही है, क्या है अब ये गतिरोध कैसे समाप्त होगा, इसको लेकर के क्या उम्मीद है?
आंदोलन तो स्थगित नहीं होगा जब तक मुरारी जी नहीं आते। मुरारी जी आ जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि आंदोलन स्थगित नहीं होगा। नहीं, मुरारी जी तो कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे रिहा होकर के, फिर आगे की रणनीति क्या है आपकी? समाज का कहना ये है कि आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। तो नेशनल हाईवे पे क्या आप लोग अभी भी बैठे रहेंगे? पूछिए। आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक, पहली मांग तो हमारी यही थी कि मुरारी जी को और अन्य साथियों को रिहा किया जाए। अब यहाँ से मुरारी जी आ जाएंगे उसके बाद जो भी होगा। तो क्या नेशनल हाईवे पर जब तक बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे जी। तो नेशनल हाईवे पर आप जम करके बैठे रहेंगे जब तक समाधान नहीं होगा? नहीं, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान आसपास ही होता है। जब समाधान के लिए जयपुर से हमारे पास वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल आएगा, माननीय मुख्यमंत्री वो माननीय मुरारी लाल जी उसका निर्णय लेंगे। उस निर्णय के बाद वो हमें कोई भी आदेश देंगे यहाँ बैठे हुए। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे आपने सुना आंदोलनकारियों को, उनका कहना है कि आगे की रणनीति हम तभी तय करेंगे जब हमारे नेता मुरारी लाल रिहा होकर आ जाएंगे, और तब ये तय किया जाएगा कि आरक्षण को खत्म करना है या नहीं। तब ये तय किया जाएगा कि क्या अब आगे हमें इस नेशनल हाईवे पर रहना है या फिर इसे खोल देना है। बहरहाल इन सब के बीच में अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे कि उमेश पाल हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। अधिक के दफ्तर पर पुलिस पहुंची है। प्रयागराज में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई, दफ्तर से सबूत जुटा रही है। पुलिस दफ्तर में खून के धब्बे मिलने का दावा किया गया है। देखिए, अधिक का परिवार लगातार ये कहता आया है कि वो इस पूरे मामले से अलग है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है उमेश पाल हत्याकांड में, लेकिन सबूत लगातार पुलिस जुटा रही है। दबिश तो दी जा रही है शाइस्ता को पकड़ने के लिए, लेकिन देखिए दफ्तर पहुंची है ठीक की, और वहां पर खबर ये कि खून के धब्बे मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस जांच तेज करती हुई ठोस सबूत यहां पर ढूंढ रही है, और खून के धब्बे मिले हैं अतीक के दफ्तर से। इस बीच गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेज कर दी गई है। गुड्डू के छत्तीसगढ़ में होने की खबर। उमेश पाल केस का आरोपी है गुड्डू। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड कहा जाता है। 5 लाख का इनाम उस पर घोषित है। महासमुंद के राजा खान जो कि सहयोगी है गुड्डू मुस्लिम का, उससे आपको बताएं कि उड़ीसा में पूछताछ हुई। उड़ीसा का रहने वाला है गुड्डू मुस्लिम और राजा खान दरअसल, और राजा खान से यूपी जो एसटीएफ है पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उस टीम ने राजा से पूछताछ की है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी बदमाश, मोस्ट वांटेड बदमाश कहां छिपा बैठा है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की खबर है। गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी राजा खान से उड़ीसा के सोहाला में पूछताछ हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई है। राजा खान महासमुंद जिले का रहने वाला है। ये फिलहाल उड़ीसा में रहता है जहां पर उससे पूछताछ हुई है। तो राजा के जरिए गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की यूपी एसटीएफ की पुलिस की कोशिश। आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था, एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। उस वेरिफिकेशन में लोकल पुलिस ने सहायता की थी। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है, एंड उसके वेरिफिकेशन के बाद वो एसटीएफ की टीम वापस चली गई। कुछ सीजर वगैरह कुछ नहीं, जितना लीगल प्रोसेस में सीआरपीसी के हिसाब से असिस्टेंस मांगा था वो प्रोसेस किया है। अगर कुछ किसी को अरेस्ट किया होता या सीज कुछ सामान होता तो निश्चित उसका इंटीमेशन। वहीं असद गुलाम के एनकाउंटर की जांच होगी। एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। झांसी में आपको याद होगा दोनों का एनकाउंटर हुआ था। उमेश पाल केस में आरोपी थे असद और गुलाम। इसमें गुलाम की लगातार यहां पर धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है और इस बीच असद का एनकाउंटर हुआ था। और ये जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर अपने दर्शकों को बता दें कि असद और गुलाम, जी हां, गुलाम भी सहयोगी था और असद भी कुल मिलाकर उमेश पाल हत्याकांड में माना जा रहा था आरोपी था। और उन दोनों का एनकाउंटर हुआ था झांसी में और इसका अब बाकायदा एनकाउंटर का जांच होगा। एक आयोग का गठन कर दिया गया है क्योंकि कई सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे।
खबर यह भी कहती है कि नाबालिग बेटों पर सुनवाई आज कोर्ट में होने जा रही है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शाइस्ता परवीन, जो कि इन दोनों नाबालिग बेटों की मां है, अतीक की बीवी है, उसकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी और बेटों की हिरासत के खिलाफ ये याचिका दी गई थी। रिहाई की मांग की गई थी इस याचिका के जरिए। महत्वपूर्ण यह याचिका जिस पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट सुनवाई करेगी। उमेश पाल की जैसे ही 24 फरवरी को हत्या हुई थी, इसके कुछ ही दिन बाद दोनों नाबालिग को पुलिस ने उठा लिया था। बाल गृह में इस वक्त संरक्षण में वो मौजूद हैं और उनकी रिहाई को लेकर शाइस्ता परवीन की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। बेटों की हिरासत के खिलाफ ये याचिका जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा दक्षिण पूर्व दिल्ली के सिद्धार्थनगर इलाके में हुई घटना से लगाया जा सकता है। रविवार को सिद्धार्थनगर के सनलाइट कॉलोनी इलाके में एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर दो नकाबपोश बदमाशों ने कथित तौर पर फायरिंग की। आरोपी ने फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट के दरवाजे पर 2 गोलियां चलाई और फिर नीचे भाग गए। दोनों बदमाशों ने वहां से भागने से पहले ग्राउंड फ्लोर पर और अपार्टमेंट की खिड़की पर 3 गोलियां भी चलाई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पहले बदमाशों ने घर का दरवाजा खटखटाया। कई बार गेट खटखटाने पर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने गेट पर 2 बार फायरिंग की और नीचे भाग गए। इस गोलीबारी की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे आग के तांडव की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जोधपुर से, जहां पर देखिए चलती कार में आग लग गई। कार आग का गोला कैसे बनी। दूसरी तस्वीर बीकानेर से है, जहां पर ग्राहक ने बाइक एजेंसी के आगे अपनी बाइक को आग के ही हवाले कर दिया। और तीसरी तस्वीर बाड़मेर की है, जहां पर 2 ट्रेलर्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ट्रेलर के बीच आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। तो जोधपुर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए चलती कार किस तरह से आग का देखते ही देखते गोला बन गई। 2 लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना में कार जलकर राख हो गई। NH 125 पर यह हादसा हुआ है। बर्निंग कार की तस्वीर है NH 125 पर। 2 लोग इसमें सवार थे, हालांकि कूद कर इन्होंने अपनी जान बचा ली। बीकानेर के खाजूवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर ग्राहक ने बाइक में आग लगा ली। बाइक एजेंसी की दरअसल उसके ही सामने ग्राहक ने अपनी ही बाइक पर आग लगाई। इसका रीजन ये रहा, कारण ये रहा कि कंपनी का सर्विस से वो संतुष्ट नहीं था। बाइक एजेंसी के आगे ही अपनी ही बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगने से पूरे बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक मालिक आग लगाकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और खबर ये कि ये सर्विस एजेंसी है और उसी के सामने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल जो ग्राहक था वो सर्विस से संतुष्ट नहीं था और गुस्से में आकर उसने अपनी ही बाइक को आग लगा दी। वहीं बाड़मेर के मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलर्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इसके बाद दोनों ट्रेलर्स में आग लग गई। कुछ मिनट में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि यहां पर 3 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो चुकी है। एक की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर कई झुग्गियां जलकर राख हो गईं। अधिकारियों ने कहा है कि आग शाम 7:40 पर लगी। फाल्गुनी बाजार ये इलाका, जहां पर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार जो दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची हुई थी, उन्होंने आग पर काबू पाया। दमकल सेवा मंत्री सुजीत बसु का कहना है कि आग से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। आग बुझाने के दौरान मौके पर ही मौजूद रहे थे मंत्री और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आग की वजह से अपना घर खोया है, उनका पुनर्वास सरकार कराएगी। और दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर भारत के टॉप पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 7 महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस थाने में
शिकायत दर्ज कराई। यौन उत्पीड़न की दरअसल एक बार फिर शिकायत पहुंची है। इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने, आपको याद होगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के और अन्य ट्रेनर्स के खिलाफ विरोध किया था। पहलवान बजरंग पुनिया का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले। वहीं विनेश फोगाट भी वहीं पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि बार बार कोशिश करने के बावजूद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हम न्याय मिलने तक यही खाएंगे और यही सोएंगे। 3 महीने से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इससे पहले भी जनवरी में जब ये पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध करने के लिए बैठे थे, उस वक्त जांच का कमेटी बैठी और जांच रिपोर्ट भी दे दी गई है, लेकिन बावजूद उसके आगे कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक बार फिर इसीलिए तमाम पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहां से हिलने वाले नहीं। लोग सरकार के आमने सामने हैं, अब आरोप ज्यादा लग रहे हैं आप पे कि पहले आप लोग कंफ्यूजन में उठे एक बार, अब इस बार आप लोग रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम दोबारा बैठे हैं। हमने एक बार ओवरसाइड कमेटी बनाई थी, एक आयोग की कमेटी बनाई, हमने एक बार भरोसा करके देख लिया। जो जब उसके लोग ही उसमें संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे, खिलाड़ी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? उन्हीं के लोग बोल रहे कि। और इसी खबर के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।